गुड मॉर्निंग ऑल जंकियंस। और चलिए हम शुरू करते हैं आज बेसिक एनसीईआरटीज के बारे में और अपनी पढ़ाई को कैसे करना है इसके बारे में। राइट, नेक्स्ट मूव ऑन। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमारा टाइटल भी है, राइट, हम उस पे बारे में बात करते हैं। हम अपने टाइटल्स पे हमारी तैयारी में जो एनसीईआरटी होता है इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अगर हम अपने बेसिक फंडामेंटल की तरफ बात करें तो तैयारी में हमारा क्या होता है कि आप लोग जैसे जब बोलते हैं, मैं आपको रीस्ट्रक्चर कर रहा हूं यहाँ पे, जब आप बोलते हैं कि सर मुझे आईएएस एग्जाम देना है, सर मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो आप क्या होता है, आपको लगता है कि कोई आईएएस का एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपने प्रवेश किया और इस ब्लॉक को जो है वो आप पा जाएंगे और इसके अंदर आप जैसे जाएंगे आपकी पर्सनालिटी इस ब्लॉक के अंदर प्रवेश करेगी। किसी कोचिंग में आपने एडमिशन भी ले लिया और उसका 1 साल का कोर्स आपने ज्वाइन किया और आप जो है वो क्या होगा, एक ऐसे रूप में निकलोगे जिसको आईएएस कहा जाएगा। ये ब्लॉक आपको प्रोसेस कर देगा। बट एक्चुअली में तस्वीर इस तरह से इतनी सिंपल नहीं है। तस्वीर जो है वो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब तरीके से, ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि आप गए और इधर से प्रोसेस होकर निकल गए। एक्चुअली में यूपीएससी की जो प्रक्रिया होती है उसमें हमें कई चरणों से गुजरना पड़ता है। वो ऐसे ना होकर सीढ़ीदार है, आपको एक एक स्टेप करके आगे जाना होता है। आपको अपनी धारणा यानी कि वो आप कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप करते हो, आपको उसका एप्लीकेबिलिटी यानी अपने बने हुए कॉन्सेप्ट को आप प्रयोग कैसे करते हो, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी आपके व्यक्तित्व के जो आयाम होते हैं वो सभी लगातार इसके साथ जुड़े होते हैं। यानी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज के गूढ़ रहस्य को, उसके जो छोटे छोटे बिंदुओं को जानना। फिर उसके बाद एप्लीकेबिलिटी, आप किसी भी जानी हुई चीज को आप कैसे लिखते हो, ठीक है। और इसके बाद जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स है, ये बेसिकली ये यूपीएससी है। ठीक है, यहां ये इस तरह नहीं है। इस तरह कई बार हमें लगता है अब जाएंगे हम आईएएस बन जाएंगे, अगले साल आईएएस हम बन के निकलेंगे। अभी कुछ बच्चों से मेरी मुलाकात हुई तो मेरे ऑफिस में ही एक जो है बच्चा आया, तो बातचीत होने लगी। बोले मैं आपको सर बहुत समय से जानता हूँ, आपको यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ। तो बोला, मैंने कहा अच्छा क्या कर रहे हैं आप, कैसे प्रिपरेशन। वो बोला कि सर मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लिया है और अब सिर्फ मुझे जो है वो मेंस आंसर राइटिंग करनी, मैं दिल्ली इसीलिए आना चाहता हूँ और मैं 2021 में आईएएस दे दूंगा। तो मैंने उससे कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे, बहुत बेसिक, जिसको मैं यूट्यूब पे कई बार जो है डिस्कस कर चुका हूँ। और आश्चर्यजनक, चाहे मैंने ज्योग्राफी से पूछा, एनवायरमेंट से पूछा हो, पॉलिटी से पूछा, आईआर से पूछा हो, कहीं से भी पूछा, उसने सिंगल एक जवाब नहीं। उसको बेसिक फंडामेंटल नहीं पता था कि इसका बेसिक्स क्या होता है। और वो थोड़ी देर पहले मुझसे वो ये बच्चा कह रहा था कि साहब मैं तो सिर्फ अब आंसर राइटिंग बची हुई है, मेरा सारा पूरा हो गया है और आप उस सब्जेक्ट का आपको बेसिक नहीं पता। आप कहना मैंने ये शब्द सुने ही नहीं है, मुझे ये बेसिक चीजों, जबकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए जो छोटे छोटे प्रश्न थे, जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, सिर्फ मैंने उनसे उनके बारे में बात किया। तो होता क्या, और वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं कि अब तो सिर्फ मुझे मेंस की आंसर राइटिंग करनी है और कुछ बचा नहीं। मैंने जो है वो लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, मैंने फलाना पढ़ लिया, ठीक है, मैंने इग्नू पढ़ लिया। लेकिन आपका पढ़ना, यही सबसे बड़ी बात होती है। कॉन्सेप्ट और रीडिंग में अंतर होता है, ये बात बहुत से बच्चों को नहीं पता होती है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड रीडिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाता है, रीड तो चलता रहता है। तो उस बच्चे ने क्या किया, रीड किया था किताबों को, ठीक है, हो सकता है उसने मेहनत से पढ़ा भी हो, लेकिन उसका कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हुआ था, उसने किसी भी कॉन्सेप्ट की रचना नहीं की थी। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और उसने, आप ज्यादातर अपनी रीडिंग को आप अपना कॉन्सेप्ट मान लेते हैं कि भाई मैंने ये वाली किताब पढ़ ली, मुझे जो है वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन सिंगल एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया तो एग्जाम में आप क्या करोगे, आप सोच के देखना। सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता, उसको अप्लाई करना, जिसको हम लोग राइटिंग पार्ट कहते हैं, जो है क्विक दिमाग से जवाब देना कहते हैं, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको एप्लीकेबिलिटी कहते हैं, यानी प्रयोगात्मक आप उसकी विधियों को। और इसके बाद आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। अब ये प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर है, इस बात को आप लोग समझ लें। तो जो उस बच्चे से बात करके मुझे समझ में आया कि हम में से ज्यादातर एस्पिरेंट्स जिनके पास बहुत प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, वो रीडिंग को अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस समझ लेते हैं कि ये जो है मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस है, और उनको लगता है वो अपना टाइम, उसने बताया कि उसने जो है वो 8-9 महीने इस पे समय दिया। और मैंने कहा 8-9 महीने पढ़ने के बाद आप बहुत बेसिक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने सिर्फ जो है वो एक कोशिश की है कि आपके सामने किताबें खुली हैं और आप जो है वो कुछ भी अपना उसको पढ़ते चले जाओ बिना समझे कि वो क्या उसका मतलब है, क्या उसके आयाम है।
अब यहां पर जो है मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी पढ़ाई इन 3 चरणों में जानी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इसीलिए डायरेक्ट खेल नहीं है कि आप गए और बाहर आ गए। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें कॉन्सेप्ट कैसे प्रिपेयर करना है, हमें एप्लीकेबिलिटी कैसे लेकर आनी है, और हमें अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स पे कैसे काम करना है। इन तीनों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप बेहतरीन कार्य कर पाओगे। इस पार्ट के लिए मैंने काफी लंबी ब्रेकफास्ट स्टडीज ली हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपके पास आयाम अवेलेबल हैं, और लगातार मैंने, चाहे वो आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपका जो है वो किस तरह समय सारणी, कैसे आपको आंसर लिखना है, कैसे आपको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, कैसे फेलियर को आप जो है अवॉइड कर सकते हो, अपनी सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने जानबूझकर उसके बाद कुछ क्लासेस रोकी हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनको आप करके सीखो, उनको आप देखो। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी वो पीछे जाएं और उन वीडियोस को देखें, उनको समझें। राइट। अब दूसरा यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब हमारे अपने स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात आती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, ये किस चिड़िया का नाम है, किस बाजार में मिलता है। हम जो किताबें पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट कहां छुपा हुआ है, ये डेफिनेटली आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, और आप ये जानना भी चाहते होंगे कि ये बेसिकली हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं इसके बारे में बताता हूं, हाउ टू बिल्ड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू बिल्ड कॉन्सेप्ट। हाउ टू बिल्ड कॉन्सेप्ट, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली होता क्या है। कॉन्सेप्ट को हम साधारण, आप लोगों ने सुना होगा ना, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो यूपीएससी क्रैक कर जाएगा। आखिर ये किस चिड़िया का नाम, किस बाजार में मिलती, कौन सी बुक के अंदर कॉन्सेप्ट छुपा होता है। क्या 10 किताबें पढ़ने से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, या एक किताब के अंदर अगर हम पढ़ने का एटीट्यूड चेंज कर दें, नजरिया चेंज कर दें, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। ये दिमाग में आपके बहुत बातें आ रही होंगी कि उस स्टूडेंट ने मुझे सारी स्टैंडर्ड बुक का नाम गिना दिया, विपिन चंद्रा पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, ठीक है, फलाना ठिकाना इग्नू तक उसने पढ़ लिया, इतनी मोटी मोटी जो है वो इतनी ढेर सारी किताबें होती हैं। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अगर वो ये बेसिक नहीं बता पा रहा है कि इंडो पैसिफिक, और ये भी कह रहा है मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूं, तो एशिया पैसिफिक में क्या डिफरेंस होता है, वो ये नहीं बता पा रहा है कि जो है शेड्यूल्स में क्या बातें हैं, वो ये नहीं बता पा रहा है कि अभी जो है वो हाल ही में जो प्लास्टिक पॉल्यूशन पे क्या चर्चा चल रही है, अगर वो ये नहीं बता पा रहा है कि वैल्यू जो एथिक्स और लॉ में क्या अंतर होता है, तो इसका मतलब उसने अपना पूरा टाइम, जिसकी आप अभी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो समय की, उसने वो पूरा बेकार कर दिया। इसकी बहुत बड़ी कीमत होती है जो आप समय वेस्ट करते चले जाते हो। अब हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड कॉन्सेप्ट, हम अवधारणाओं को कैसे बनाते हैं। कॉन्सेप्ट जो वर्ड होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक्चुअली अगर मैं आपसे सिंपली बात करूं, एक को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस, एनालिसिस, और दूसरे को बोलते हैं सिंथेसिस, सिंथेसिस, यानी विश्लेषण और संश्लेषण। ठीक है, ये 2 हमारे शब्द होते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण। राइट। तो विश्लेषण का मतलब होता है साधारण भाषा में टुकड़ों में तोड़ देना, समझते जाओ इसको, टू ब्रेक इनटू द पीसेस, टुकड़ों में तोड़ देना। किसी भी बड़ी चीज को, जो बात आपसे कही जा रही है, तो उसको ब्रेक इनटू द पीसेस। जैसे कि मान लो एग्जांपल, मेरे पास ये मार्कर है, तो अब मार्कर ये पूरा मेरे पास एक यूनिट है मार्कर की, और अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन को ब्रेक करूं, अच्छा इसका कलर क्या है, इसकी डिजाइन ट्रायंगुलर है, राउंड नहीं है, ठीक है, इसका टिप बहुत मोटा है, ठीक है, इसमें इंक यूज नहीं कर रही, दैट इज अ फोम बेस, ये लगाया गया है, ठीक है, देयर इज अ नो कंपनी नेम, इस पे कोई कंपनी नेम नहीं, दिस इज अ स्लीक डिजाइन, इट यूज 2 कलर्स, 2 डिफरेंट कलर्स को यूज किया इसने, और ये ऊपर से जो है देखने पे टॉप व्यू का ट्रायंगुलर आ रहा है, ये हमें जो है त्रिकोण के रूप में देख रहा है, पड़ रहा है। इट इज अ वेरी थिक बॉडी, ये जो है वो चूंकि व्हाइट बोर्ड पे आपको लिखना है, तो इसकी बॉडी जो है थिक है, और ट्रायंगुलर इसलिए दिया है ताकि आपको 2 एंगल से जो है इस पे जो है वो एक पकड़ इसमें आ जाए। तो अब ऐसी कंडीशन में आप यहां सबसे महत्वपूर्ण तरीके से समझो कि मैंने क्या किया, एक मार्कर वर्ड को, एक सिंपल से मार्कर वर्ड को मैंने कई टुकड़ों में तोड़ दिया। मैंने इसकी टिप के बारे में, कलर के बारे में, डिजाइन के बारे में, इसकी यूजेबिलिटी के बारे में, इसके अनुप्रयोग होने की क्षमताओं के बारे में, मैंने इस पर काफी ज्यादा जो है वो क्या किया, अलग अलग हिस्सों में इसको तोड़ दिया। इसको बोलते हैं एनालिसिस। जब तक आप इसको ब्रेक इनटू द पार्ट नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस की शुरुआत नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे फॉर एग्जांपल गांधी को पढ़ना हुआ, या आपको जो है वो भारत के भूगोल में आपको बेसिकली प्राकृतिक व्यवस्था यानी नेचुरल सिस्टम के बारे में पढ़ना हुआ, किसी भी सेगमेंट के बारे में पढ़ें, आपको राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ना हुआ,
तो जैसे अब राष्ट्रीय आय, कई बच्चे जैसे मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में राष्ट्रीय आय पढ़ा, लेकिन राष्ट्रीय आय हमें क्यों पढ़ना है? राष्ट्रीय आय कहाँ है इस पूरे अर्थव्यवस्था में? सरकारें जो है वो राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय के किस हिस्से पर बहुत ज्यादा फोकस करती, क्यों फोकस करती हैं? सरकारें केवल जीडीपी के बारे में क्यों बात करती हैं, बाकी डीपीआई या पीआई के बारे में बात क्यों नहीं करती हैं? तो अब वहां पर मैंने क्या देखा कि एक सिंपल सा राष्ट्रीय आय, जिन बच्चों ने मेरी वो क्लास की होगी, 2 दिन सभी के लिए फ्री थी, तो जिन बच्चों ने वो क्लास की होगी उनको ये समझ में आया होगा, यार अभी तक तो टीचर नेशनल इनकम के बारे में बताता था, इस बंदे ने ये जोड़ के बता दिया कि नेशनल इनकम इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी से, सेविंग से कैसे जो है वो आपस में अटैच है, और सरकारें क्यों जो है वो अपने डाटा को बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं, उनका जो है बेसिक पर्पस क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किस रूप में आता है, वैल्यू एडिशन प्रोसेस क्या होती है, और भारत इतना ज्यादा क्यों इसमें जो है कार्य नहीं कर पाया। तो जहां पर आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ देते हो, जब मेरी क्लासेस आपने देखा होगा, नोटिफाई किया होगा, इसमें नोटिस आपने करके देखा होगा कि मैं उसको छोटी छोटी जो है टुकड़ों में तोड़ देता हूं, और वहां से क्या होता है, फिर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन अचानक से पूछना शुरू कर देते हो, सर ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे होगा, आप उसको न्यूज़पेपर के साथ अटैच कर देते हो। और आज जितने भी मेरे ओजांकियन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये सभी जानते हैं कि आज डेली सुबह वो मुझे न्यूज़पेपर की जो है वो हेडिंग्स भेजते हैं कि सर ये आपने इस क्लास में पढ़ाया था, ये आपने ऐसे किया था। वो क्यों कर पा रहे हैं? ठीक है, वो एक प्रोसेस का हिस्सा, वो ये देख रहे हैं कि सर आज न्यूज़पेपर हमें समझ में आ रहा है, सर आपने उस वाली क्लास में ये वाला पढ़ाया था, आज छपा है, सर उस वाली क्लास में ऐसा हुआ था। लेकिन वो ऐसा कर क्यों पा रहे हैं? क्योंकि अब उनके लिए जो बड़ा एक इंफॉर्मेशन थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, और जिसको ग्रैब कर पाना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ह्यूमन लॉजिक है, आप ऐसे भी समझो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप, ठीक है, आप किसी बड़े टुकड़े को खाना चाहते हो, आप खाना खाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया, पूरी रोटी ऐसे मुंह में ठूस लेते हो और बाद में जुगाली करेंगे। आप उसको जो, अगर आपको अच्छे तरह से पचाना है तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में निवालों के रूप में खाते हो। ऐसे हमारी पढ़ाई भी होती है, और कई बार बच्चा ये बात नहीं जानता है। सो एनालिसिस, और जब आपके पास वो टुकड़े टूट जाते हैं तो उनको आप जोड़कर एक नया ज्ञान जो है वो स्थापित कर सकते हो। उसको हम लोग सिंथेसिस कहते हैं, कि अगर हम ये 2 पॉइंट को मिलाएं तो हमारा ये तीसरा पॉइंट जो है तैयार हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको एनालिटिकल पावर, यानी एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, ये जो सेगमेंट्स हैं वो आपके साथ होने चाहिए। अब यहां पर मैं बात करता हूं इसमें एनसीईआरटी क्या भूमिका अदा कर सकता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस में। तो जो एनसीईआरटीज होती हैं उनका एक सेगमेंट होता है, ठीक है, एनसीईआरटीज। इसमें सावधानी भी और इसमें खतरा भी आपको बहुत ज्यादा है, अच्छाई भी है बुराई दोनों भी है, मैं बताता हूं। एनसीईआरटी जो होती है वो सरकार की जो उस समय का पाठ्यक्रम होता है, जो नेशनल एजुकेशन कैरिकुलम होता है, उसके हिसाब से इसको बनाया जाता है, और इसको बनाने के पीछे एक्सपर्ट की पूरी कमेटी होती है, ठीक है, एक्सपर्ट की कमेटी। अब इसको समझना एनसीईआरटी का महत्व क्यों है, यानी उस विषय के जो विद्वान होते हैं उस पर वो चर्चा होती है, और किताबों को बेसिकली, जो एनसीईआरटी किताबें हैं वो बेसिकली लर्निंग प्रोसेस, यानी सीखने की प्रक्रिया क्या है, आप इसके पहले पन्ने पर ही आप पा जाओगे, सीखने की प्रक्रिया के हिसाब से बनाई जाती है। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है, ये पढ़ने की बुक्स नहीं है, ये सीखने की बुक्स है। उसमें लिखा होता है कि हम आपकी रॉट लर्निंग, यानी कि जो है वो आपकी रटने की क्षमता से कहीं ज्यादा आपको अपने तथ्यों को समझने की, उसके प्रति एनालिसिस करने की पावर हम विकसित करना चाहते हैं। हर एनसीईआरटी के पहले ही पेज पर यह बात लिखी होती है, राइट और रॉन्ग, आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो तो बेसिकली एनसीईआरटी आपको रीडिंग के बजाय लर्निंग सिखाती है, कि सीखो कि ये चीज कैसे हो रही है। उसके एग्जांपल्स आप कभी देखोगे या उसके जो क्वेश्चन देखोगे तो वो आपको टास्क देता है करने के लिए। तो बेसिकली ये सीखने की बुक है, और सीखने की प्रोसेस में जो सबसे बड़ी बात होती है वो होता है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट, जब तक आप स्वयं उसमें प्रवेश नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं सकते। अब जैसे मान लो विराट कोहली बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, अरे देख रहा है, अरे विराट कोहली बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है, अरे यार लॉन्ग ड्राइव नहीं यहां मारना चाहिए था, अरे यार वहां हुक करना चाहिए था, ठीक है। तो आप क्या होता है, स्टेडियम में अपनी टीवी के आगे बैठे बैठे उसको बड़ा ज्ञान देते हो, यार सचिन तेंदुलकर को ऐसे खेलना चाहिए था, धोनी यार ऐसे मारता तो बड़ा अच्छा रहता, यार थोड़ा सा और ऊपर उठा के शॉट मार देता तो बाहर निकल जाती, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आप बाहर बैठे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आपको वो बैट पकड़ा दिया जाए और आपको फील्ड में खड़ा कर दिया, सामने से बढ़िया एक फास्ट बॉलर आ रहा है, उतने तो पता नहीं, हो सकता है कई लोगों का तो पैंट गीली हो जाए डर के मारे कि अगर लग गई थोबड़े पे तो क्या होगा हमारा, ठीक है। तो ये हालत हमारी होती है कि आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक आप सीखोगे नहीं, तो आप केवल प्रवचन देते रहते हो। यही यूपीएससी में सबसे बड़ी गलती होती है कि हम ज्यादातर प्रवचन लोग जो है देते हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं, जैसे उस बच्चे ने मुझे बताया कि वो रीडिंग कर रहा है लेकिन वो लर्निंग नहीं कर रहा, और यही क्या होता है, दोनों टाइम कंज्यूम, आपका जो पूरा पूरा टाइम खराब हो जाता है।
तो एनसीईआरटी में क्या होता है, सबसे बड़ी बात है आपका बेसिक फंडामेंटल, यानी ये लर्निंग प्रोसेस सिखाता है, और जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी वो आपसे बातचीत करते हुए आपको सिखाने की प्रक्रिया में डाल देता है, ठीक है, सिखाने की प्रक्रिया में इसमें डाल देता है। आपको इस बात को समझना बड़ी गहराई से। लेकिन अब यहां पर ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो कॉन्सेप्टर बैच है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, इसके साथ साथ एक और बुक आती है NIOS, ये भी गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है। तो कॉन्सेप्टर बैच में हम एनसीईआरटी प्लस इकलौते ऐसे इंस्टीट्यूट है जो NIOS को भी अपने साथ लेकर चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको समझ में आया। पर्सनालिटी के लिए मैंने इससे पहले ट्रेड्स बताए हैं, उस पर काम करिए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एक छोटे पार्ट में आप एनसीईआरटी की शुरुआत कर सकते हैं, और वहां पर आपको सबसे पहले फॉर एग्जांपल सर के साथ जुड़कर आपको यह पता चल जाएगा बीटीएल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, किसी भी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे तोड़ा जाता है, रीडिंग और एनालिसिस में क्या अंतर होता है। जिस स्टूडेंट को ये अंतर पहले दिन से समझ में आ गया, उसके लिए यूपीएससी बहुत सीधा साधा सफर है। और अगर आपने पूरा एक साल लगाने के बाद आपको समझ में आया यार रीडिंग अलग थी, हमने तो सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ा था, हमें तो ये समझ में नहीं आया कि इसका एनालिसिस कैसे करने हैं। और मेरे पास ऐसे कई बच्चे आते हैं जिनको वाकई में उन्होंने अपना समय लगाया होता है, साल साल भर वो कहते हैं, और छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे पाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को जो है वो तैयार करिए, और आज उनके साथ जुड़ने का एक अंतिम अवसर है, ठीक है, इस पूरे बैच के लिए। तो आप इस एनसीईआरटी आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। आपके पास दीपावली की छुट्टियां भी रहेंगी, प्रेशर कम रहेगा, और आप इसमें बहुत ही अच्छा जो है करके निकल सकते हैं। राइट दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सर के साथ जुड़ेंगे और समझेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और एनसीईआरटी पहले कॉन्सेप्ट में हम जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।